चलिए, अपन हिंदी में और लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, क्या क्या देख लिया था अपन ने? संधि देख ली थी, संधि में तीनों संधियां देख ली थी अपन ने। स्वर संधि देख ली थी, व्यंजन संधि देख ली थी, विसर्ग संधि देख ली थी। ठीक है, स्वर संधि के पांचों प्रकार देख लिए थे हमने। सिलेबस में आपके 4 हैं, बाकी हमने देख पूरे 5 लिए थे। कौन कौन सी? दीर्घ संधि देख ली थी, गुण संधि देख ली थी, वृद्धि संधि देख ली थी, यण संधि और अयादि संधि, सारी की सारी देख ली थी। फिर उसके बाद में हमने और व्यंजन संधि, उसके कुछ नियम 9-10 के लगभग नियम हमने देखे। फिर विसर्ग संधि, उसके भी हमने लगभग 6-7 नियम वहां पर देखे। संधि के बाद में हमने उपसर्ग देखे, उपसर्ग के साथ में हमने और कुछ प्रत्यय की जानकारी ली। प्रत्यय में दीर्घीकरण क्या होता है, ह्रस्वीकरण क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। ठीक है, उपसर्ग, तीनों प्रकार के उपसर्ग हमने देख लिए थे। तत्सम वाले उपसर्ग देख लिए थे, तद्भव वाले उपसर्ग देख लिए थे और विदेशी उपसर्ग भी हमने देख लिए थे। तत्सम उपसर्गों में किस तरह से संधि के नियम लागू होते हैं वो चीज भी हमने जान ली थी। प्रत्यय के बाद, प्रत्यय के विषय में मैंने बताया था आपको, एक ई और इक, ये तो इंपॉर्टेंट प्रत्यय मैंने बताए थे। एक इसके साथ में ए भी लग रहा था आपका, आयन आयन, उसके बारे में मैं जिक्र कर लिया था दीर्घीकरण के लिए, लेकिन इन दो का विशेष रूप से हमने जिक्र किया था। ये शब्द शुद्धि में भी आपको हेल्प करेगा, काफी मदद करने वाला शब्द शुद्धि में भी। ठीक है, उसके बाद में अपने पास क्या था? संधि उपसर्ग प्रत्यय, मोटे मोटे टॉपिक हमने ये देख लिए थे। संधि देख लिया, उपसर्ग देख लिया, और क्या था? ग्रामर के हिसाब से अगर अपन देखें अपने सिलेबस के हिसाब से, देखो आज शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये 2 विषय बचे हैं अपने पास। पारिभाषिक शब्दावली आपको स्वयं करनी है। ठीक है, शब्द शुद्धि आज अपन शुरू करेंगे। विलोम शब्द हमने कंप्लीट कर लिए थे। विलोम शब्द हमने देख लिए थे, और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको आप बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये मुख्य मुख्य जो टॉपिक थे वो हमने देख लिए थे। संधि ग्रामर का टॉपिक है, आपको किस तरह से शब्दों को जोड़ा जाता है। शब्दों को पास लाने का मतलब शब्द जोड़ना नहीं है, शब्दों को पास बैठा रहे हैं, उसमें 2-3 क्रियाएं होती है शब्दों को पास लाने का मतलब। क्योंकि जब शब्द निर्माण की हमने बात करी थी ना, शब्द निर्माण की हमने बात करी थी, तो शब्द निर्माण का मतलब कैसे, एक नए शब्द का निर्माण कैसे करना है, तो 1, 2 या 3, इससे ज्यादा शब्द मिलकर किस तरह से जुड़ेंगे, तो जोड़ने के ऊपर कोई ना कोई क्रिया होती है। संधि का नियम लगेगा वहां पर, संधि, संधि से 2 शब्द जुड़ते हैं अपने। उपसर्ग में भी एक शब्द उपसर्ग होता है, एक दूसरे शब्द होता है। प्रत्यय के अंदर भी एक शब्द पीछे लगेगा, एक मूल शब्द होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके शब्दों का निर्माण हो रहा था कि नहीं होता। एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है नहीं, समास, समास के बारे में शायद मैंने जिक्र तो किया होगा क्लास के अंदर। समास भी शब्द निर्माण का काम करता है, 2 शब्दों को पास में लाकर बैठाया जाता है यहाँ पर भी। तो जहां संधि का नियम लागू होगा वहां संधि लगाएंगे, जहां उपसर्ग के साथ में बैठता है वहां उपसर्ग। प्रत्यय, कई सारे शब्द होते ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी जुड़ा होता है और प्रत्यय भी लगा हुआ होता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी, ऐसे भी कई सारे शब्द हमने देखे। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, इसमें काफी डिटेल्ड हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर कई सारे शब्द हमने देखे थे। शब्द को पकड़ना, एक्चुअली स्टूडेंट करता क्या है, पहले वह व्यक्ति जो पहले जन्मा हो, और फिर पहले तो इस चीज को पढ़ेगा, वह व्यक्ति जो पहले जन्मा, फिर उसको बोलेगा अग्रज है, वह व्यक्ति जो बाद में जन्मा हो या पीछे जन्मा हो, फिर उसको पढ़ेगा अनुज। जबकि हमने कैसे किया इसको, अग्रज, इसी शब्द को तोड़कर देखा हमने, अनुज इसी शब्द को तोड़कर देखा, अग्र जय जन्म लेना, जो पहले जन्मा हो, अनु पीछे या बाद में, जय जन्मा हो। तो शब्द से हमने और उस पूरे वाक्य को खोजने का प्रयास किया, उसके नियर अबाउट जो भी अपने पास ऑप्शन में बैठ जाएगा। ठीक है, उस स्ट्रेटेजी के साथ हमने काम किया। विलोम शब्द भी कई सारे शब्द हमने कर लिए थे। आज हम देखेंगे शब्द शुद्धि। ध्यान रखना दोस्तों, शब्द शुद्धि की जो अपन बात कर रहे हैं ना,
ये यूं देखा जाए तो इसको आप अंतिम टॉपिक भी मान सकते हैं, और शब्द शुद्धि भी बहुत ज्यादा समय लेने वाला नहीं है। कैसे शब्द शुद्धि लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा, किस किस तरह से नियम इसके अंदर देख, मोस्टली कोई नियम नहीं होता है इसके लिए, क्योंकि अपना ये अवेयरनेस का मामला है सारा का सारा। हम कितने जागरूक है, कितने सजग हैं, कितने अवेयर हैं, हमारी बुद्धि कितनी काम करती है चीजों को लेकर, उसका विषय है। हमारी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, किसी चीजों को मेस्मराइज करना, याद करने की कैपेसिटी कितनी है अपनी, उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना शब्द शुद्धि। और शब्द शुद्धि ठीक है आपकी तो आपकी वाक्य शुद्धि भी ठीक हो जाएगी। देखो ये दोनों आपस में मिलते जुलते से एक ही हैं दोनों आपस में। कैसे? क्योंकि एक पर्टिकुलर वाक्य देगा, उसके अंदर क्या क्या एरर दे सकता है वो, उसके अंदर एरर दे सकता है आपको एक तो ऑर्डर की, क्रम की। एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना, वाक्य शुद्धि को। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? एक तो क्रम की अशुद्धि दे सकता है। सामान्य तो होता क्या है, अगर आप इंग्लिश के अंदर बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपका सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है वर्ब, और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। इसके अंदर अगर हिंदी की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कर्ता, तो पूरा लिख देते हैं इसको, फिर क्या होगा कर्म, और फिर क्या होगा। ठीक है, सबसे लास्ट में क्रिया आती है आपकी। अब यहां पर और कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, शब्द में कई बार शब्द के साथ में अन्य शब्द भी लगकर आते हैं। मुख्य रूप से कोई भी वाक्य अगर आप देखेंगे ना, कोई सा भी वाक्य उठाकर देख लेना आप, वो वाक्य बिना बिना क्रिया के नहीं बनने वाला। उस वाक्य में क्रिया तो होना ही होना है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप वाक्य की बात करते हैं तो दो शब्द आपको साथ में पढ़ने को मिलते हैं, उपवाक्य और वाक्यांश। वाक्य, उपवाक्य और वाक्यांश। सेंटेंस की बात करते हैं आप, क्लोज की बात करते हैं आप, फ्रेज की बात करते हैं आप, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इनमें डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस क्या होगा फिर इनमें, वाक्य, उपवाक्य और वाक्यांश में? ध्यान रखना, वाक्यांश में जरूर नहीं है वर्ब हो, लेकिन वाक्य और उपवाक्य में वर्ब जरूर मिलेगी आपको, है ना, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। वाक्यांश का मतलब फ्रेज, ये क्लोज, ये सेंटेंस। ठीक है, इतना सा ध्यान में रखना है आपको, कुछ एक चीजें ये आपको ध्यान में रखनी। अब बात आती है, ये पर्टिकुलर शब्द आपके पास कर्ता, इस कर्ता से पहले भी कुछ चीजें लगकर आ सकती है, इस कर्ता से पहले भी कुछ चीजें लगकर आ सकती है। वो क्या क्या हो सकती है, उनकी हमें समझ होनी चाहिए। सामान्यतः अगर मैं वाक्य की बात करता हूं तो वाक्य के दो अंग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वाक्य के दो अंग तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। कौन से? उद्देश्य और विधेय। और दूसरा विधेय। समझना आप इस चीज को, उद्देश्य और विधेय होता क्या है। आज वाली क्लास को जनरली बस समझने का काम करना है आपको, है ना, बाकी जो सीखने की चीजें वो अपन सीख चुके, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, है ना। उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए आप। उद्देश्य और विधेय को वाक्य के हिसाब से लेकर चलो, ये एक जगह और काम में आता है, सेम टर्मिनोलॉजी काम में आती है, सेम जो शब्द अपन बोल रहे हैं ना, वो ही एक टॉपिक में और आपके काम में आते हैं। जब आप विशेषण पढ़ते हैं ना, विशेषण एडजेक्टिव, क्या होते हैं विशेषण? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या किसी अन्य शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है, विशेषण भी दो प्रकार से हो जाते हैं आपके, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। जैसे समझना केवल और केवल, ये आम शब्द लिया मैंने, इसका सेंटेंस फ्रेम करता हूं मैं इसका। आम मीठा है। ठीक है, दूसरी बात चलते हैं अपन। मीठा आम समाप्त हो गया, है ना। एक और लेते हैं, वह
मीठा आम खाता है। समझने का प्रयास करना। इस सेंटेंस को देखें ना, इन वाक्यों को अगर अपन देखें तो इनमें कुछ भी नहीं है, पहचानिए एक एक चीज को। अब यहां पर आप देखेंगे आम मीठा है, इस चीज को पहचानेंगे तो क्या तो करता और क्या अन्य चीज। यहां पर जो ये मीठा शब्द आया है, ये किसके लिए आया है? आम के लिए। क्या यहां पर ये मीठा कर्म है क्या? देखो ये है क्या है? क्या ये क्रिया है? क्रिया का मतलब तो कोई कार्य करना, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, बिना क्रिया के तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो क्रिया का मतलब आप इंग्लिश में देखते हैं कि क्रिया का मतलब एक्शन और बी, दो चीज लिखते हैं ना, डू एंड बी, दो चीज लिखते हैं वहां पर। कोई एक्शन डू करना और बी होना, यानी किसी स्थिति को होना जो बताता है ना, वो भी क्रिया का काम करता है। जैसे आई एम एन एडवोकेट, आप कहते हैं वी आर या आई एम एन एडवोकेट, इसका मतलब अब यहां पर कोई एक्शन थोड़े हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना, कभी कभार हिंदी को समझने के लिए इंग्लिश की भी हेल्प लेनी पड़ती है। आई एम एन इंजीनियर, आप पढ़ते होंगे, आई एम अ टीचर, ठीक है। लेट मी राइट डाउन। जैसे अगर अपन लिखते हैं देखो आई एम अ टीचर, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या है, मैं अध्यापक हूं, ये बनेगा ना। अब यहां पर ये अध्यापक कौन है? ये स्वयं ही तो है, खुद को ही तो बता रहा है यहां पर ये। इसका मतलब ये किसको बता रहा है? बी होने को। और जो यहां पर ये जो एम आ रहा है ना, ये किस चीज को बता रहा है? ये बी को ही तो बता रहा है आपको। बी की फॉर्म अगर आप देखते हैं, बी की फॉर्म अगर आप देखते हैं तो बी की प्रेजेंट पास्ट, इन फॉर्म को देखेंगे आप, आईएनजी वाले फॉर्म को, तो क्या होता है? इज, एम, आर, ये भी देखते नहीं देखते हैं आप? वाज, वर, बीइंग और बीन, ये सब बी की फॉर्म है। और ये सारी सारी चीजें किसको बताती है? होने को बताती है, किसी चीज के एग्जिस्टेंस को बताती है, विद्यमाता को बताती है। ठीक है, यहां तक की बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आम के बारे में बताया जा रहा है, और ये मीठा क्या है? अब आम की विशेषता। आम कैसा है? देखो उससे प्रश्न करिए आप, आम क्या है, लेकिन आम कैसा है? कैसे से क्या मिलता है आपको? उसके बारे में पता लगता है, उसकी क्वालिटी का पता लगता है, उसकी विशेषता का पता लगता है हमें। आम कैसा है? आम मीठा, इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण है, कह सकता हूं ये विशेषण है। तो विशेषण किसकी बता रहा है? विशेषता आम की। नीचे वाले पे आओ, आम। यहां पर फिर कह रहा हूं आम कैसा है? मीठा है, लेकिन अब कहां लगा हुआ है? ये पहले लगा हुआ है। तो जो पहले लगा हुआ है इस आम से पहले, ये क्या कहलाएगा आपका? इस आम का विस्तारक। समझ में आ गया? जो शब्द है ना उसका विस्तारक, समझ में आ गई बात? यहां पर जो शब्द जिसके लिए आ रहा है ना, वो उसका विस्तारक, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में विस्तार कर रहा है ना, उसका विस्तारक कहलाता है। अब यहां पर समझिए, आम के बारे में मीठा आ रहा है ना, यहां पर इस मीठे शब्द को मैं उद्देश्य विशेषण कहूंगा। क्या कहूंगा? उद्देश्य विशेषण। यहां पर ये मीठा आम के लिए आ रहा है, लेकिन इसको क्या कहूंगा मैं? विधेय विशेषण। बस अब यहां पर प्रश्न आना चाहिए, ऐसा क्यों? ये चीज समझ जाओगे ना तो आपको क्रिया वाली चीज भी समझ में आ जाएगी। क्रिया के दो अंगों की मैंने बात कही ना, वो चीज भी समझ में आ जाएगी। यही बात मीठा आम के लिए हरा है, लेकिन इसको विधेय बोल रहा हूं और इसको उद्देश्य बोल रहा हूं। कारण इसके पीछे इतना सा की है, जब आप इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं ना, इस वर्ब को एक और शब्द बोलते हैं, प्रेडिकेटर। लिंकिंग वर्ब अलग से होगी आपकी, वर्ब के कई सारे प्रकार चलते हैं, ठीक है ना, विविध प्रकार से आप वर्ब को देखेंगे। इसी वर्ब को प्रेडिकेटर भी बोलते हैं। प्रेडिकेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक होता है आपके पास डूअर, जो एक्शन को करने वाला होता है, उस डूअर को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा पोर्शन आपका प्रेडिकेटर कहलाता है। डूअर को छोड़कर उस डूअर के लिए जितनी भी बातें कही गई ना, उससे प्रेडिकेटर कहलाती है, यानी कि विधेय पार्ट में आती है। अब इन पे आ जाओ आप। यहां पर मैं बात करता हूं आम मीठा है, देखा जाए तो आम यहां पर करता तो नहीं है, लेकिन आम के बारे में बताया जा रहा है। अब इस आम के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है ना, ये पीछे वाला पोर्शन, ये सारा का सारा प्रेडिकेटर है आपका। क्या समझ में आया आपको? इस आम के बारे में
जितनी बातें कही गई है ना, ये सारी की सारी क्या है, प्रेडिकेटर यानी विधेय वाले पोर्शन में कही गई है। क्रिया वाला जो पोर्शन है, कर्ता को छोड़कर बाकी जो भी पीछे वाला बाद वाला पोर्शन है, वो सारा का सारा विधेय कहलाता है। ठीक है। और कर्ता, केवल और केवल कर्ता को क्या कहा जाता है, उद्देश्य। केवल और केवल कर्ता को क्या कहा जाता है, उद्देश्य। समझ में आ गई बात। और कर्ता का विस्तारक, वो भी उद्देश्य कहलाता है। देखो थर्ड वाले वाक्य पे आओ आप। चलो सेकंड वाले को देखो, मीठा आम समाप्त हो गया। अब यहां पर समाप्त कौन हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, कर्ता है। ये क्या चीज है आपका, ये विधेय भाग वाक्य के हिसाब से। कौन सा भाग है ये, विधेय भाग है। ये तो विधेय है ना, ये विधेय वाला पोर्शन है। ये हो गया आपका कर्ता। अब ये कर्ता के लिए जो चीज आ रही है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, कर्ता का विस्तारक। क्या हो जाएगा, कर्ता का विस्तारक। देखा जाए तो कर्ता का ही विस्तारक है। अब यहां पर ऐसी सिचुएशन में इस पूरे को ही क्या बोलूंगा मैं, उद्देश्य। क्या बोलूंगा, पूरे को ही उद्देश्य। और केवल इस मीठा के लिए बोलूं तो मीठा क्या है, विशेषण। और विशेषण में भी कैसा विशेषण, अगर और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो उद्देश्य विशेषण। समझ में आ गई बात यहां तक की। आइए थर्ड वाले सेंटेंस पे आते हैं। वह मीठा आम खाता है। अब इसमें कर्ता कौन है, समझ में आ गई। देखो क्रिया पकड़ो, खाता है, कौन खाता है, वह। सर्वनाम दिया है मैंने यहां पर। अगर मैं यहां पर कह दूं जैसे राम, राम मीठा आम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कर्ता। क्या हो गया भैया, कर्ता हो गया। ये क्या हो गया आपकी, कर्ता को छोड़कर, क्या कहा मैंने, कर्ता को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें किसमें आने वाली है आपकी, विधेय में। किसमें आएगी, विधेय। इसका मतलब अब यहां पर आम भी विधेय का पार्ट है और मीठा भी विधेय का पार्ट है। और मजे वाली बात समझो, अब यहां पर मीठा किसका विस्तारक है और आम क्या है, कर्ता क्रिया कर्म अव्यय विशेषण क्या है, आम कर्म है। यहां पर देखो, यहां पर ऊपर कर्ता था, कर्ता का मतलब डूअर, एक्शन करने वाला नहीं, लेकिन कर्ता के सेंस में देख रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो क्या खाता है, क्या के जवाब में क्या मिलता है, कर्ता। हाँ, क्या के जवाब में क्या मिलता है आपको, जब भी क्रिया होती है ना, उस क्रिया से आप प्रश्न करो, इस क्रिया से प्रश्न करो। आप क्या प्रश्न करो, दो प्रश्न करो आप यहां पर जब भी आप देखो ना। एक तो आप करो कौन, और दूसरा क्या। किसको भी किया जाता है, लेकिन क्या से आपको निर्जीव वस्तु का पता लग जाएगा। ये कर्म बताएंगे आपको। ये जो प्रश्न है ना, ये तो कर्म को बताएंगे और ये कर्ता को बताएगा। और ये किसको बताएगा, कर्म को। तो यहां पर पता लग रहा है क्या खाता है साहब, आम खाता है, कर्म है, ये कर्म है और ये कर्म का विस्तारक है। इसका मतलब अब यहां पर जो मीठा है, देखो आम से तो पहले आ रहा है ना, लेकिन ये भी कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण है। ये भी समझ में आ गया आपको सिचुएशन, किस पोर्शन में आया है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि वाक्य के बारे में हमें ये ध्यान होना चाहिए क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं। कर्ता की जगह क्या वाकई में कर्ता आ रहा है, क्या वहां पर सर्वनाम की जो चीज आ रही है। अब जैसे एक सेंटेंस, मैंने आपको कहा। अब इसका मतलब ये थोड़ी कह सकता हूं मैंने तुम्हें कहा, लेकिन मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैंने तुमको कहा, मैंने तुमने कहा। अब तुमने थोड़े बैठेगा यहां पर। तो इसका मतलब हमें सर्वनाम का भी सही प्रयोग करना आना चाहिए। मैंने स्कूल जाना है, ये सही है क्या सेंटेंस। तो सर्वनाम भी मुझे, कर्ता की जगह कौन सा सर्वनाम आएगा, ये भी आपको ठीक से और प्रयोग में लेना आना चाहिए। तो ठीक से आपको सर्वनाम भी प्रयोग में लेना आना चाहिए। विशेषण आएगा तो किस पार्ट में आ रहा है, कहां पर आ रहा है, वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। क्रिया किस तरह की आएगी वो भी हमें मालूम होना चाहिए। सहायक क्रिया कौन सी आएगी वो भी हमें मालूम होना चाहिए। पूर्वकालिक क्रिया अगर आती है तो किस तरह से आती है वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये क्रियाओं से संबंधित हो जाएगी। एक कारक की भी आपको ध्यान में रखना होता है। किसका, कारक का भी आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एक वाक्य जब बनता है ना तो बिना कारकों के नहीं बनेगा वो। सामान्यतः कोई ना कोई कारक, जैसे भूतकाल में जाते हैं या कहीं ना कहीं आपको कारक की जरूरत पड़ ही जाती है। और देखो एक छोटा सा सेंटेंस लिया अपन ने, आम खाता है, कर्म कारक आ तो रहा है यहां पर, लेकिन कारक दिख नहीं रहा। कर्म तो आ रहा है ना यहाँ पर,
कर्ता आ रहा है यहां पर, लेकिन ने यहां पर दिख नहीं रहा, तो के द्वारा, ने या को के लिए, से पृथक होने के लिए, ये काके की, रारेरी, नानेनी, ये इस तरह के शब्द होते हैं ना, वो कभी कभार सेंटेंस में दिखते नहीं है, वो हिडन फॉर्म में रहते हैं, और कभी कभार वो दिखते हैं, तो उनकी प्लेसिंग कहां पर रहती है ये भी आपको सेंटेंस में देखी जाती है। तो अगर कारक की आप बात करते हैं तो कितने कारक होते हैं आपके? 8। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, फिर क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान, अपादान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो यहां पर क्रम की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से इसका कर्म आ रहा है, ये क्रम की बात कर रखा है ना। तो सामान्यतः अगर सेंटेंस अगर आपको पूछता है ना ये, तो सेंटेंस में हर एक की प्लेसिंग आपको नजर आती है। कर्ता सबसे पहले आता है कि नहीं आता है? वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। सबसे लास्ट में क्या आती है? फिर देखो यहां पर दूसरे नंबर पे कर्म आ रहा है, लेकिन क्रिया के ठीक पहले क्या आता है? कर्म। फिर बात आती है जैसे एक संबोधन कारक 8वां, क्या संबोधन वाले को यहां लेोगे क्या आप? 8वां सबसे पहले आता है कि नहीं आता? किसी को संबोधित भी करते हैं, अरे बालक तुम इधर आओ, अरे बालक, तो सबसे पहले संबोधित कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले इसका नंबर आता है। फिर जो बाकी बच्चे हैं ना, उसको उसी सीक्वेंस में आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः ये ऑर्डर फॉलो करता है। कारकों की अगर बात करते हैं तो सामान्यतः इस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी देता हूं। कर्ता एक्शन को करने वाला होता है। विभक्ति चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो ने सामान्यतः भूतकाल में नजर आती है। राम ने रावण को मारा, भूतकाल की बात है। राम आम खाता है, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो फिर ने नहीं आएगा। ने विभक्ति चिन्ह भूतकाल में आता है। तो सामान्यतः जब को आता है ना, वो भी सामान्यतः भूतकाल की सिचुएशन में आती है, या किसी व्यक्ति के साथ में लगकर आती है, वस्तु के साथ में नहीं, व्यक्ति के साथ में को लगकर आता है ना। जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, सोहन को पुस्तक दी। अच्छा, 2 कर्म आ रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये भी ध्यान। संप्रदान कारक भी जा सकता है, को संप्रदान में भी आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? करण से। ठीक है ना, यानी कि पेन से, कलम से, माध्यम को बताता है ये संप्रदान। यानी कि किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हो ना आप, किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो वो संप्रदान में आता है। अपादान में भी क्या आता है? से। लेकिन ये किस सेंस में आता है? पृथक। पृथक होने के सेंस में आता, अलग होने के सेंस में आता, अलगाव। जैसे मैं डाइस पर हूं, डाइस से, यानी कि इससे जैसे नीचे उतारा तो इससे अलग हो गया ना मैं। देखो पेन से लिख रहा हूं, एक ध्यान रखना, पेन से लिख रहा हूं, साधन हो गया। हाथ से पेन छूटकर अलग हो गया ना, यहां पर भी से आया, हाथ से छूटा है, अलग हुआ। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता, स्थान अलग हो गया। वहां पर, वहां माध्यम की बात नहीं हो रहा, वहां पर अलगाव की बात आ रही है, अलग होने की बात हो रही है, पृथक सेपरेशन की बात आ रही है। और यहां पर माध्यम को बताता है से। संबंध काके की, रारेरी, नानेनी, ये तो सामान्यतः जैसे कि जैसे मैं आपका भाई, मेरा भाई, तो रारेरी काके की, है ना, राहुल की बहन, यहां पर भी की आ रहा। ये संबंध बता रहे दो संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम में, या इनके बीच में संबंध को बताता है। अधिकरण मैं पर इनकी बात करती है, यानी कि किसी न किसी स्थान को बताता है अधिकरण। किसको बताता है? स्थान को बताता है अधिकरण सामान्यतः। और संबोधन का मतलब है और है, जिसकी अपन बात करते हैं, यहां पर ये बात आती है। तो वाक्यों में इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और निकल कर आती है इसमें, वाक्य शुद्धि के लिए। एक ही प्रश्न से वो 2 चीजें आपकी चेक कर लेता है। हाँ, विराम चिन्ह भी कई बार पूछ ली। विराम चिन्ह में एक पूरा लंबा समय लगता है, तो उसको थोड़ा सा आप एडिशनली देखना चाहिए। विराम चिन्ह भी, विराम चिन्हों वाले भी पूछ लेता है कभी बार।
एक मोस्ट कॉमन जो चीज पूछ लेता है वो वाक्य में दो चीजें आपके साथ एक साथ हो जाएगी, वाक्य शुद्धि भी पूछ लेगा और उसमें एक शब्द गलत डाल देगा, वो शब्द ही गलत डाल देगा। जैसे रचयिता कैसे लिखते हैं, कवयित्री कैसे लिखते हैं, आध्यात्मिक कैसे लिखते हैं, है ना, रासायनिक होता है या रासायनिक होता है, कोई सा भी एक शब्द डाल देगा, उसको गलत डाल देगा तो आपको एरर पूछ लेगा, तो वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा और शब्द शुद्धि का भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये स्मार्ट तरीके से पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के अब हम शब्द शुद्धि की तरफ बढ़ेंगे। किस तरह बढ़ेंगे अपन? अब शब्द शुद्धि के बारे में कुछ चीजें आप सुन लो। शब्द शुद्धि में कुछ नहीं करना, जहां कहीं से आप पढ़ेंगे या याद करेंगे ना, याद करने का काम बहुत कम है आपका, अधिकतर चीजें जो मैं करवा कर आ चुका ना उसी से काम बन जाएगा आपका। ठीक है, बहुत कम शब्द आपको याद रखने की आवश्यकता है। शब्द शुद्धि में आपको ध्यान यह रखना है कि एक तो जो भी किताब पढ़ोगे ना आप शब्द शुद्धि की, उसमें दो चीजें दे रखी है। एक तरफ तो दे रखा है आपका अशुद्ध शब्द और दूसरी तरफ दे रखा है उसका शुद्ध शब्द। ऐसा ही दे रखा है ना, जैसे एक शब्द लिखता है वो अशुद्ध शब्द में अध्यात्मिक, शुद्ध शब्द में लिखेगा उसका आध्यात्मिक। शुद्ध तो यही है ना, शुद्ध तो एक ही प्रकार से लिखा जाएगा ना, शुद्ध का कोई अन्य प्रकार भी हो सकता है कि भाई अन्य तरीके से भी इसको शुद्ध लिखा जा सकता है, शुद्ध का तो एक ही तरीका है ना, फिर अपन इस अशुद्ध को क्यों देखें भाई? क्या देखना चाहिए कि हमें अशुद्ध शब्द को? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कितने ही तरीके से अशुद्ध हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, इसको बड़ी मात्रा की जा सकती है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, आध्यात्मिक लिखा जा सकता है, की किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, विविध प्रकार से लिखा जा सकता है। तो मैं अशुद्ध शब्द को क्यों देखूं? तो पहला काम ये करना, जिस भी किताब को आप पढ़ो अशुद्ध शब्द जहां देख सकते हैं ना, वहां पर एक व्हाइट पेपर चिपका लेना बढ़िया तरीके से, सबसे अच्छा। उस पर ध्यान ही मत जाने देना, क्योंकि जैसे ध्यान गया दिमाग क्लिक कर लेगा उस चीज को। कई बार आप देखते होंगे हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, अगर आपकी शब्द पर अच्छी पकड़ है ना, सामने वाले को इंग्लिश में अपन इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हिंदी में तो हमें पता नहीं लग पाता। जैसे इंग्लिश की बात आती है तो व्यक्ति एकदम से पता कर लेता है कि यार ये ग्रामीण परिवेश का है, शहरी परिवेश का है, शहरी परिवेश में भी इसकी इंग्लिश में कितनी पकड़ है। कल मैं जेल विजिट पे था, अब वो एक व्यक्ति आया, तो जेल विजिट के ऊपर अब आकर कोई एडवोकेट, क्योंकि जेल में पहले एडवोकेट्स अवेलेबल नहीं होते थे, अब अवेलेबल होते हैं वहां पर। तो सर ये पुनिशमेंट फॉर क्या है? अब वो पुनिशमेंट मन के यार ये कौन सा नया ऑफेंस आ गया, ये पुनिशमेंट क्या है, जिसको अपन पनिशमेंट बोलते हैं सामान्यतः। अब वहां पर हर एक कुछ सुनना भी जरूरी है भाई, मतलब भाई आ कहां से रहा है या क्या चीज पूछना चाह रहा है, ये चीज बता। चीटिंग 420 की अपन बात कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से बात कर रहे हैं, वो 417 वाली बात कर रहा था, तो भाई उसके लिए जो दंड की बात कह रखी है, तो भाई ये तो सेक्शन ही जो लगता है भाई 417 मेरे क्यों लगी, ये पुनिशमेंट क्या चीज है भाई? अब उसको कैसे समझाएंगे भाई? सामान्यतः जब भी चार्ज लगता है तो आपका ऑफेंस वाला सेक्शन ही लगता है, तुम तो जानते हो। अब उसको बोला पुनिशमेंट, जिस तरह से लिखा हो उस तरह से ट्रांसलेट करना। तो कई बार क्या होता है कि चीजें हम इजिली पकड़ पाते हैं, कब समझ में आ जाती है कि यार ये गलत बोल रहा है इस चीज को, क्योंकि हम सही सुनते हैं, सही पढ़ते हैं और सही बोलते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सही पर ही ध्यान दो, गलत पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो फिर उस गलत को ठीक करना और उस गलत को भी याद रख के ठीक रखना, भाई गलत ही होता है सही रहता है, इसलिए उसको ध्यान में ही मत लाओ। जैसे एक शब्द होता है, कई बार कुछ लोग देखते हैं इसको या पढ़ते हैं, द्वारिका और द्वारका। ठीक है, अब कौन सा शब्द शुद्ध है? कई लोगों ने द्वारिका सुना भी देखा है, लिखा हुआ भी देख लिया होगा, पढ़ा हुआ भी देख लिया होगा, कई अनभिज्ञ लोग इसको भी काम में लेते हैं। आप द्वारकाधीश ये शब्द भी खूब पढ़ते हैं, है ना, द्वारकाधीश, ये यहां पर टूटेगा, ये द्वारका प्लस धीश से नहीं टूटेगा। मैंने इस शब्द को और दीर्घ संधि में करवाया, अधीश, अधीश में भी बड़ी मात्रा जा रही है आपकी। अधीश को भी अगर आप देखते हैं तो किस तरह से टूटता है, अधिधन ईश। बस इस चीज पर काम करना है आपको, शब्द अपने आप आपके सही होने लगेंगे।
जिन चीजों को याद रखना। ईस में बताया बड़ी ई आती है, अधि में छोटा उपसर्ग युक्त शब्द है, अधि शब्द बन गया। ठीक है, द्वारका शब्द होता है, द्वारिका नहीं होता। तो आप द्वारका ध्यान में रखो ना, द्वारिका की बात ही क्यों करते हो। तो पहला काम तो ये, जहां कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो शुद्ध शब्दों को ही देखेंगे, शुद्ध शब्दों को ही पढ़ना है आपको, जो कोई सी भी किताब अगर आप लेंगे। अब इसमें एरर किस किस तरह की आ सकती है वो थोड़ी सी मैं आपसे और डिस्कस करता हूं, भाई किस प्रकार की एरर आ सकती है इनमें। कभी कभार क्या होता है, एक तो मात्राओं की समस्या आ सकती है, छोटी बड़ी मात्राओं की समस्या आ सकती है कि नहीं आ सकती। शब्द को किस तरह से जोड़ रहे हैं, स्वर उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, या गलत स्वर जोड़ दिया हो हमने। जैसे कई बार आप देखते हैं, या कई लोगों को कहता हो सुना कि हम तुम्हारे अधीन तोड़े ही हैं, हम तुम्हारे अधीन तोड़े ही। अधीन शब्द नहीं होता है, वो अधीन शब्द होता है। क्या होता है, अधीन शब्द होता है, अधीन नहीं होता है किसी भी हालत में, अधीन नहीं होता है, अधीन शब्द होता है। और इस शब्द को भी अगर आप तोड़ेंगे, अधीन को भी, तो ये भी टूट सकता है। ऐसा नहीं है कि हर शब्द को टूटता ही टूटता हो, लेकिन हाँ ये टूट रहा है आपका, दीर्घ संधि का शब्द होता है, अधि प्लस इन, अधीन शब्द होता है आपका। ठीक है, तो कई बार मात्राओं की वजह से भी आपके पास शब्द आते हैं। जैसे एक शब्द आता है आपका, बहुत बढ़िया जोरदार शब्द है, गत्यावरोध, है ना। देखो मैंने बोला और आप हाँ कर रहे हैं, यस में आप नोडिंग कर रहे हैं, है ना, जबकि गलत बोला है मैंने। गत्यावरोध होता है वो, गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यावरोध होता है। शब्द होता है आपका गति प्लस अवरोध। क्या है, गति प्लस अवरोध। देखो ई और ए, ये क्या बनेगा आपका, यण संधि से ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ई और ए मिलकर क्या बनेगा, ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उधर। और यहां पर तैतोलंत हो गया, ये ग अपनी जगह, ए गायब हो गया, शब्द बनेगा आपका गत्यावरोध। गत्यावरोध नहीं, गत्यावरोध। समझ में बात आपको। इसलिए आपको संधि की भी, उपसर्ग की और प्रत्यय की अच्छे से समझ होनी ही चाहिए। चलो, भगीरथ, भागीरथी, कौन से शब्द सही है, या भगीरथी, इसमें से कौन से शब्द सही है या कौन से गलत हैं, या तीनों ही सही है या तीनों गलत हैं, क्या है। बताइए। भागीरथी, भगीरथी, भगीरथ, बताइए। देखो जो उनके राजा अज थे, वो अज क्या, कौन से थे वो, जिनके 60,000 पुत्र, और पाताल लोक में एक ऋषि के आश्रम में वहां उसकी तपस्या भंग करने के लिए गए थे, भस्म कर दिए गए थे। पता नहीं कौन से राजा थे। उन्हीं की एक संतान या अगली पीढ़ी की एक संतान थी ये भगीरथ, सही शब्द है भगीरथ। इन्होंने घोर तपस्या करी और गंगा को प्रसन्न किया, उनकी मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की, और फिर ब्रह्मा जी ने गंगा को अवतरित करवाया, वो पृथ्वी पर आए। और जहां जहां से भगीरथ घूमे, वहां वहां से और वो गंगा प्रवाहित हुई, क्योंकि राजा सगर के पुत्रों की बात है ना, राजा के सगर के पुत्रों की। तो इस भगीरथ शब्द में और ई प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बना आपका, भागीरथी। और भागीरथी किसका पर्याय है, गंगा का पर्याय। भागीरथी गंगा का पर्याय, ध्यान रखना, तो याद करो। मैंने जब प्रत्यय की बात बताई थी तो कुछ संतान सूचक प्रत्यय भी थे, जैसे कुंती से कौंतेय, गंगा से गांगेय, भगीरथ से भागीरथी। उन्होंने ही तो अवतरित करवाया उनको, तो गंगा का पर्याय है। इसका मतलब ये शब्द गलत है आपका। तो भगीरथ अपनी जगह सही है, भागीरथी भी अपनी जगह सही है। भगीरथ का मतलब तो वो व्यक्ति, और भागीरथी का मतलब गंगा। समझ में बात आपको। इन चीजों की आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सामान्यतः
इसको मैं कह सकता हूं स्वरागम, जहां पर स्वर को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे मैं यहां पर ही भागीरथ कह देता, इस भगीरथ को ही मैं क्या कह देता, भागीरथ कह देता, तो ये भी तो गलत था ना। देखो इस आ की आवश्यकता नहीं थी और जबरदस्ती ला दी है। जैसे गत्यावरोध वो शब्द बोला मैंने, आ की वहां पर जरूरत नहीं थी, तो स्वर आगम की वजह से भी आपकी क्या होती है, शब्द की अशुद्धि होती है। जहां जिस शब्द की, जिस स्वर की हमें आवश्यकता नहीं, उस स्वर अपन जबरदस्ती ले आते हैं, तो वो भी शब्द क्या हो जाता है, आपका अशुद्ध होता है स्वर आगम की स्थिति में भी। खूब बार पूछा जाता है एक शब्द आपका, अभ्यर्थी या अभ्यर्थी, होता तो अभ्यर्थी है ना, अभ्यर्थी थोड़ी होता है। अहिल्या होता है या अहिल्या होता है, बताइए। अहिल्या होता है, ध्यान रखना, अहिल्या नहीं होता है। क्या होता है, अहिल्या होता है। तो इस तरह से कई सारे शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना है। प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी का मतलब कोई चीज जो आपका दिखाने के लिए लगाई जाती है, प्रदर्शनी। अच्छा, ये जो आपकी इंदिरा गांधी थी, उनका एक नाम और था, लिखो, हाउ टू राइट। लिख लिया, क्या ऐसा ही लिखा है या अन्य तरीके से लिखा है? क्या ऐसा ही लिखा है या कुछ अन्य तरीके से लिखा है? अगर अन्य तरीके से कोई सा भी लिखा है तो सब तरीके गलत है। प्रियदर्शिनी, यही नाम शुद्ध है, प्रियदर्शिनी, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ शब्द आप चाहो तो लिखते हुए भी चल लो, और मैं यहां पर केवल ठीक शब्दों की ही तुलना या लिखूंगा या बोलने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अब जैसे कई बार, जैसे एक शब्द होता है आपका आखिरी, लास्ट, लास्ट शब्द के लिए हिंदी में उसको आखिरी बोलेंगे, आखिरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आखिरी कहते हैं इसको। क्या होता है, आखिरी। अब कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं उसको आखिरी, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, आखिरी, जबकि इसमें लगना चाहिए था छोटी ई की मात्रा भी, तो यानी कि ये स्वर लोप की वजह से भी आपके पास क्या हो सकती है, शब्द अशुद्धि हो सकती है, स्वर लोप की वजह से भी। क्या, हाँ ये गलत है, स्वर लोप, तो स्वर लोप भी नहीं करना है हमें। जैसे एक शब्द होता है आपका मैथिली, क्या होता है, मैथिली, कैसे लिखा जाएगा, मैथिली। कई लोग इसको लिख देते हैं ऐसे, गलत है बिल्कुल, छोड़ो उस चीज को। मिथिला से संबंधित है मैथिली, है ना, तो भाषा भी हो जाएगी, उससे संबंधित व्यक्ति भी हो जाएंगे। जैसे राजस्थानी व्यक्ति भी होता है, भाषा भी, गुजराती व्यक्ति भी है, भाषा भी है ना। उस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, पर हमें अभी लैंग्वेज को सीखना है। तो अब यहां पर देखेंगे तो देखो यहां पर स्वर लोप कैसे होता है, स्वर लोप देखो यहां पर दो मात्रा होनी चाहिए थी, एक मात्रा वाला दे सकता है, उच्चारण इसको भी मैथिली कर रहे हैं अपन। तो सामान्यतः शब्द जो बना है ना, वो मिथिला शब्द से बना है। किससे बना है, मिथिला शब्द से बना है। हाँ, मिथिला के अंदर क्या जुड़ रहा है आपका, ई जुड़ रहा है, दीर्घीकरण हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है आपका मैथिली। ऐसे आप चीजों को रिकॉल करो, अब ये आपको लॉन्ग लाइफ याद रहेगा, यार मिथिला में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ था। ठीक बात है, कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों। हजारों शब्द हो सकते हैं, सारे के सारे हम क्लास में नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको केवल वो चीज लर्न करवाना चाह रहा हूं, या उस चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जब भी आप पढ़ें तो आप तुरंत चीजों को क्लिक कर ले, है ना। ये जरूर मैं आपको और सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे गौरव शब्द अगर मैं लिखता हूं तो गौरव कैसे लिखेंगे, अब देखो गौरव उच्चारित कैसे कर रहे हैं आप, गौरव, क्या ऐसा ही है क्या, क्यों ऐसे लिखा जाता है सर, है? लेकिन आपको ये तो मालूम है ना
ये गुरु है, इसमें अ प्रत्यय जोड़ूंगा तो गु का दीर्घीकरण हो जाएगा और क्या बनेगा आपका गौरव। समझ में आई बात आपको? मैंने डे फर्स्ट ही कमिटमेंट किया था कि शुरुआती क्लासेज आप अच्छे से ले लेंगे तो पीछे तक आपको बहुत आसानी रहेगी। एक शब्द और पूछा जाता है महात्म्य में। क्या शब्द पूछा जाता है? क्या ये सही है क्या? बताइए। क्या नाम है आपका? दीप्ति जी। महात्मा शब्द बोला इन्होंने, बिल्कुल महात्मा पर गौर करिए। आप जब भी कभी शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, रूट या जो शब्द आपको आता है ना उसको आइडेंटिफाई करना, पर वो आता है ना उसको तो अच्छे से ध्यान में रखना। महात्मा शब्द आपने बोला और बिल्कुल ये शब्द होता है महात्मा। इसी में क्या किया है, ये प्रत्यय जोड़ा है। अब मैं का क्या होगा? मां। समझ में बात आपको? फिर हाँ अपनी जगह है, तय अपनी जगह है, मैं और मैं के अंदर क्या जुड़ेगा आपका? ये आकर जुड़ेगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। महात्म्य किस तरह से बनेगा आपका ये शब्द? महात्म्य। तय और मैं भी आधा। तो बताओ प्रत्यय काम नहीं कर रहा है क्या आपके लिए? मैंने इसलिए वेरी बिगिनिंग कहा था कि जो इस बार सिलेबस दिया ना आपका एपीओ का, वो बिल्कुल छलावा दिया है और जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस चला है ना उनके साथ छल हो गया है। क्या प्रत्यय में नहीं करवाता था आप रखते बैठते नहीं, या मैं अब तक पढ़ाकर आगे निकल जाता? देख लेना तुम शब्द शुद्धि कोई करवा भी नहीं रहे होंगे। बनेंगे आपके शब्द यहां से, ठीक है। महात्मा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका? महात्म्य, ठीक है। और आ जाइए आप। ये आजीविका, ये तो सामान्य शब्द होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आजीविका वगैरह अगर आप लिखेंगे तो किस तरह से होंगे? देखो जीविका एक शब्द होता है आपका जीवन। अब देखो इन चीजों को याद करना सिखा रहा हूं मैं आपको। जीवन या जीव, जीव शब्द आपको मालूम है, जीव से जीवन बन रहा है। और आजीविका भी जीने के लिए ही कमाई जाती है। आजीविका मतलब कमाई, तो जीवन यापन करने के लिए तो होती है ना, ठीक है। इसी से शब्द बनता है आपका जीविका, या जीव में ही इका प्रत्यय जुड़ रहा है आपका, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? जीविका। इसमें तो आ उपसर्ग लगाया, आजीविका। अब या तो आजीविका रट लो या चार शब्दों को आप गौर कर लो। उन चार शब्दों को लिखने में कोई दिक्कत थी नहीं, आजीविका भी आपका सही हो जाएगा। अब लोग रटने में लगे थे, जी में बड़ी आएगी, वी में छोटी आएगी, ठीक है। कुमुदिनी कैसे लिखा जाता है? कुमुदिनी। भ्रमर कोई कुमुदिनी पर, सुना होगा वो आपने, कुमार विश्वास की कविता। भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा। कुमुदिनी इसको बोलता है कमल, है ना। कुमुदिनी, ये मात्राएं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। युधिष्ठिर आप लिख लेंगे, सिखाया मैंने आपको कैसे लिखेंगे। आपको युधिष्ठिर खूब बार पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। अब ना ये युधिष्ठर होता है या स्थिर होता है, ना कुछ भी होता है, व्यंजन संधि हो रही है ना, युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर, ठीक है। एक शब्द होता है, शुरू करो अंत्याक्षरी, ले हरि का नाम। अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है अंताक्षरी? लिखो। अंत्याक्षरी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। अंत्याक्षरी, इसको आप वाइब्रेशन पे डाल लीजिए ना, साइलेंट या वाइब्रेशन तो कर ही लीजिए आप इसमें, ठीक बात है। अंत्याक्षरी शब्द होता है, ध्यान रखना, अच्छा शब्द है, पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचता रहूंगा, बाकी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ जी,
विलोम शब्द, क्या? विलोम शब्द भी कराना सर, मैंने किया नहीं किया। अच्छा, विलोम शब्द की आप रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा और यहाँ से सर से आप और वो क्लास ले लेना है ना, क्योंकि 2 दिन 3 दिन क्लासेस ली हैं तो उसके लिए मैं अलग से तो क्लास ले नहीं पाऊंगा। ठीक है ना? तो रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर मैसेज डाल दीजिए, ग्रुप में आपको अवेलेबल करवा देंगे विलोम शब्द की। मैंने काफी डिटेल और अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए। लौकिक शब्द कैसे लिखेंगे? क्या ये सही है या 2 मात्रा आएंगी? क्यों? लोक आप लिखना जानते हैं, इसमें क्या जोड़ा भैया? एक प्रत्यय, और क्या होगा आपका? दीर्घीकरण, और क्या बनेगा आपका? लौकिक। अच्छा देखो, भौतिक कैसे बनेगा ये आपका? भूत प्लस ठीक, ठीक है। वैदिक किस तरह से होगा आपका? ठीक है। यौगिक ठीक है। ओके, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक शब्द होता है आपका उन्नत, ठीक है। एक शब्द होता है आपका उन्नति। अब सील प्रत्यय लगाऊंगा मैं इसमें, या सील शब्द मेरे को इसके साथ में जोड़ना है, तो उन्नत के साथ जोड़ू या उन्नति के साथ जुड़ेगा, ये बताओ आप। अच्छा शब्द है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं मैं। ध्यान रखना, उन्नत, उन्नत किस्म अपन बोलते हैं ना, उन्नत है ना, अच्छी। उन्नत किस्म यानी कि प्रोग्रेसिव, उन्नति। अब देखो, जैसे अपन बोलते हैं प्रगतिशील, गौर करना, प्रगतिशील नहीं होता है ना, प्रगतिशील पढ़ते हैं ना आप, बस ध्यान रख लेना इस प्रगतिशील शब्द से ही, ये सील जो लगेगा ना वो इसके साथ में लगेगा। उन्नतिशील होगा शब्द होगा तो उन्नतिशील बिल्कुल मत कर देना, प्रगतिशील से आप शब्द ध्यान रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा पेन है क्या पर कैंडी आपके पास है? समझ में आई बात आपको? ध्यान में रखेंगे इस चीज को, शब्द को याद करवाया मैंने इस चीज को, बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना इस चीज को, गलती मत कर बैठना। चलिए और कुछ शब्द अपन अब देखते हैं आगे। देखो, एक शब्द होता है आपका केंद्र, ठीक है। अगर मैं इसके साथ में करण जोड़ता हूं तो क्या शब्द हो जाएगा आपका? अगर इसके साथ में मैं करण जोड़ता हूं तो अब क्या शब्द बनेगा आपका? केंद्रीय। ये कहां से आ गया? हाँ, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। केवल करण जोड़ने मात्र से यहां पर बड़ी मात्रा हो गई, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। जैसे दीर्घ है, दीर्घ, करण जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण, ठीक है। इसी में करण जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? दीर्घीकरण, ठीक है। और देखिए आप, एक शब्द और आता है, ये युग में भी आता है, कृत कृत्य। युग में क्या पूछा जाता है? युग में तो अर्थ पूछा जाता है ना सामान्यतः, युग में तो अर्थ ही पूछा जाता है। जैसे क्या, एक शब्द दे दिया आपको अवधि और दूसरा शब्द दे दिया आपको अवधि, उच्चारण एक जैसे हो रहे हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। इस अवधि का मतलब तो क्या होता है, इसका क्या होता है? इस अवधि का मतलब भाषा, और ये समय। ऐसे कृत कृत्य, इसके अर्थ की बात करें तो क्या होगा?
अच्छा, लमसम आइडिया दो कृत कृत्य से संबंधित भाई, आपको क्या सूझ रहा है? एक्ट कृत्य है ना। बस 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 यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। दीप्ति जी ने बताया एक्ट, एक्ट का मतलब कार्य, तो इसका अर्थ चला जाएगा आपका कार्य। अब कृत, इस चीज की बात करता हूं तो किया हुआ कार्य, ऐसा कार्य जिसको, तो इस कृत का मतलब क्या हो जाएगा? किया हुआ। बस इतना सा समय देखकर, और जब कभी आप हिंदी में शब्दों को याद रखें तो इस बुद्धि को भी आपको काम में लेना है ना, इस प्रोसेस को आपको अपनाना। कोई सा शब्द पकड़ में आ जाए ना, उसको अच्छे से करना। कार्य, कैसा कार्य? हो चुका, किया हुआ कार्य, कृत 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 कृत्य, ठीक है। जो उपकार नहीं मानता है ना, कृतज्ञ जो उपकार को मानता है। चलिए और बढ़िया, आप आगे शब्द शुद्धियां देख रहे हैं अपन, किस तरह से आप शब्द शुद्धि की बात करेंगे। और तो मोस्टली मैंने कई सारे शब्द आपको, जैसे प्रोज्वलित, किस तरह से लिखेंगे आप बताइए, किस तरह से लिखेंगे आप प्रोज्वलित की अगर मैं बात करूं तो? हाँ, देखो कुछ शब्द हैं जिसको अपन लेते हैं, है ना, दो तीन शब्दों को एक साथ ले लेते हैं। अब पता नहीं क्या शब्द पूछ ले। देखो आप एक चीज ध्यान रखना, ज्वल या ज्वाला, ये शब्द तो आपको मालूम है ना, ज्वल ज्वाला, है ना, ये शब्द तो पता है हमें। अब अगर मैं उज्जवल शब्द बनाता हूं, क्या शब्द? अज्वलित शब्द बनाऊंगा, इस तरह से बन जाएगा, इत प्रत्यय लग गया, ठीक है। उज्जवल शब्द बनाऊंगा तो उत प्लस ज्वल, व्यंजन संधि में पढ़ा, दो बार जा रहा है, आधा वो भी, है ना, तो ये उज्जवल बन जाएगा आपका। ऐसे ही उज्ज्वलित बन जाएगा आपका। और वैसे ही अगर इसमें प्र उपसर्ग लगा दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ए और ओ, एक मात्रा वाला, दो वाला नहीं। अब कौन सी संधि हो गई? देखो यहां पर व्यंजन संधि हुई है, यहां पर व्यंजन संधि हुई है, ये सामान्य शब्द हैं आपके, और यहां पर अब गुण संधि हो रही है, प्रोज्वलित। क्या हो जाएगा? प्रोज्वलित। होगा कि नहीं होगा? अब कोई सा भी शब्द दे दो, आप कर लेंगे आराम से। एक चीज को पकड़ेंगे, कहां पर गुण संधि लगानी है, कहां पर व्यंजन संधि लगानी है, और आपको अपना काम कर लेना है, ठीक है। एक शब्द और पूछा जाता है आपका, अंतर्धान। क्या? अंतर्धान, गॉट इट। ध्यान मत कर देना यार, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। अंतर्धान शब्द यही होता है, ध्यान मत कर देना बिल्कुल भी। पूजनीय में वो ये दान होता है, ध्यान नहीं होता है वो बिल्कुल मत कर देना ये शब्द, सॉरी। ये ध्यान की तो बात कर रहे हैं ना आप, ये ध्यान केवल ये ध्यान एक ठीक है, यहां तक ठीक है, बाकी इसके साथ में गलत है। समझ में बात? ठीक, गलत। अंतर्धान ये शब्द होता है, अच्छा शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूजनीय पिताजी, पूज्य पिताजी, देखो पूज्य में भी बड़ा वो आता है और पूजनीय में भी, ये दोनों शब्द ध्यान रखना। पूज्यनीय मत कर देना। क्या क्या कहा? ये मत कर देना बिल्कुल भी। ये पूज्य भी ले लो और अन्य भी जोड़ दो, दोनों को एक साथ मत कर देना, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मधुर शब्द होता है आपका, क्या होता है भैया? मधुर, ठीक है रिया जी। इस मधुर में अगर मैं ताप प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा? और ये जोड़ता हूं तो माधुर्य, और दोनों को एक साथ जोड़ देता हूं तो गलत है। ये कारण देता हूं इसके पीछे का।
भाई जो अर्थ माधुर्य दे रहा है ना, वही अर्थ मधुरता दे रहा है, तो उसी अर्थ के लिए दो प्रत्यय क्यों जोड़े, जब एक ही प्रत्यय से और अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो समान अर्थ देने के लिए और उसी कैटेगरी के दो प्रत्यय नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। जैसे चलो क्लियर हो गई, तो ये शब्द आपको नहीं रखना है ना, शुद्ध शब्दों की तरफ ही आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए और जैसे कुछ शब्द मैं आपके लिए लेता हूं। देखो ये संधि वगैरह वाले शब्दों को तो आपको बहुत अच्छे से करना है भाई, ये ध्यान में रखना आपको। शारीरिक वगैरह लिख लेंगे आप, है ना। ये संधि वाले शब्द आते हैं, कई बार पैर में पूछ लेता है आपको, कई सारे शब्द जैसे मैं बोल देता हूं, अगर किसी में दिक्कत हो ना तो उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आदित्य, अदिति से बन रहा है, ठीक है ना, अदिति प्लस ये, इससे आपका आदित्य बन रहा है। शारीरिक, हाँ शरीर, इसमें इक जुड़ रहा है तो ये बन रहा है आपका शारीरिक, है ना। ये चीज ध्यान में रख लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। माधुर्य में कोई दिक्कत है ही नहीं है आपको, गांगी आराम से कर सकते हैं। सामाजिक, रासायनिक, ये आप कर सकते हैं। दासरथी को अगर आप तोड़ेंगे तो कैसे क्या टूटेगा, एक बार ये बताना मुझे। दासरथी अच्छा शब्द है, हाँ दशरथ प्लस ई, यहां पर ध्यान रखना छोटा ई है, भागीरथी में बड़ा ई था। कुछ शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कहां पर बड़ा प्रत्यय जुड़ रहा है, कहां पर छोटा प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट शब्द ये ध्यान रखना। इसी प्रकार एक शब्द और नोट करवाता हूं मैं आपको, एक होता है शब्द वल्मीक। क्या होता है, वल्मीक, इसमें भी ई प्रत्यय जुड़ता है, तो ध्यान रखना वल्मीक भी याद रखना आपको। और इससे बनेगा आपका शब्द वाल्मीकि, में छोटी आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, वाल्मीकि। यहां पर भी छोटा ई लगेगा वाल्मीकि में, ये आपको ध्यान में रखना है। यादव में कभी गौर किया, यादव शब्द अपन बोलते हैं यदुवंशी, कहते हैं ना यदुवंशी। अब इनका यदुवंशी, इस यदु से जो वंश चला वही तो यादव कहलाया। क्या प्रत्यय जुड़ेगा यादव में, है, और क्या बन जाएगा आपका यादव, ठीक है ना। यदुवंश ही आपका और यादव बना। मारुति नंदन बोलते पर मारुति नंदन कैसे बना मारुति, देखो गौर करना। अब वो मरुत नंदन होता है या मारुति नंदन होता है। नंदन का मतलब संतान, जैसे देवकी नंदन यानी देवकी की संतान, नंद नंदन यानी नंद बाबा की संतान। तो ध्यान रखना वो मारुति नंदन गलत बोलते हैं अपन, वो मरुत नंदन होता है। क्या होता है, मरुत। इसमें ई प्रत्यय जुड़ने से मारुति बना, जो कि हनुमान जी, यानी कि मरुत, इसके नंदन है मारुति, तो हनुमान तो मरुत नंदन है, वो मरुत की संतान है मारुति। क्लियर। भाई वो शब्द याद रख रखे हैं क्या आपने, जो मैंने विसर्ग संधि में आपको करवाए थे, मैंने बताया था उनको एक जगह कर लेना कुछ शब्दों को। जैसे दो चार ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं। अध प्लस गति, अध प्लस पतन। अध प्लस गति का तो क्या होगा, लेकिन इसका अधोपतन थोड़ी होगा। इसी प्रकार एक शब्द होता, बड़ा अच्छा शब्द था, रजधन, गुण वाला ले लो पहले, और एक हो जाएगा आपका रजधन कण। रजधन गुण का तो क्या हो जाएगा आपका रजोगुण,
लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका रजोगण नहीं हो रहा है, रजोगण ही रह रहा नहीं इसका तो। हाँ दोस्तों, रजोगण ही रह रहा ना, रजोगुण तो नहीं होगा ना। तो देखो एक जगह ओ हो रहा है और एक जगह विसर्ग पड़ा हुआ है आपका। तो इस तरह के मैंने कुछ शब्द आपको व्यंजन संधि में करवाए, विसर्ग संधि में करवाए थे, उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए उच्छृंखल कैसे लिखेंगे। अच्छा शब्द है, खूब बार पूछा जाता है उच्छृंखल। शब्द समझ में आ गया होगा आपको, लिखो सही गलत जैसा भी है। ये शब्द बन रहा श्रृंखला वाले श्रृंखल से, उच्छृंखल। तो देखो श्रृंखल शब्द किस तरह से लिखा जाता है, श्रृंखला शब्द कैसे लिखा जाता है, ऐसे श्रृंखला, श्रृंखल। अब इसके पहले उति तो लगा हुआ है ना, तो मैंने क्या बताया था, तोते की जो डाल सह लेती है, स आता है तो चच हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उ तय का च, तो इस सह का छ। अब देखो नीचे री लगा हुआ है तो ठीक है, ये ऊपर बिंदी और ये लिखा जाएगा आपका उच्छृंखल। उच्छ्वास ये कैसे लिखा जाएगा, तो देखो आपको पता है श्वास शब्द इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, श्वास लिखा जाता है ना। तो इस पे आगे पहले क्या लगेगा, उति तो लगेगा, तो क्या हो जाएगा उ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा छ। अब देखो स आधा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको पता भी नहीं चलने देगा। पहला है ऑप्शन, ऑप्शन ए, और बिना अलंत वाला श्वास मिलेगा। ये तो ऑप्शन 2 और 3 पे डालेगा इसको, तो बी या सी पे। सबसे पहले आपको केवल केवल यही दे देगा, बिना अलंत वाला है और उच्छ्वास। लेकिन नहीं भैया, यहां पर छ भी आधा है तो छ भी आधा रहेगा। ठीक बात, बहुत अच्छा शब्द है, शुद्ध शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा, इक्ष्वाकु, इसमें क्ष वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्ष्वाकु, है ना, क्ष ये वाला आ जाएगा इक्ष्वाकु। चलिए आगे बढ़िए आप। एक अच्छा शब्द है, राज भी शब्द होता है, राजा भी शब्द होता है, और राज्य भी शब्द होता है। अभिषेक भी एक शब्द होता है, अभिषेक भी एक शब्द होता है। अभिषेक में आपको मालूम है अभि प्लस शेख, और यहां पर षटकोण वाला आ रहा है, ठीक है ना। ये अभिषेक शब्द इनमें से किसके साथ लगेगा, राजा का। अभिषेक तो सामान्यतः राजा का करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये अभिषेक शब्द राज्य के साथ में लगेगा, और क्या बनेगा आपका राज्याभिषेक। देखो आ होगा यहां पर, है ना, दीर्घ संधि हो जाएगी ना, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अपन बोलते हैं ना, दुविधा में दोनों गए माया मिलीन राम। द्विविधा, विधा का मतलब ज्ञान से संबंधित है, तो अपन कहते हैं दो नावों पर सवार नहीं होना चाहिए। द्विविधा, वो दो विधा का मतलब द्विविधा, शब्द ये होता है द्विविधा, द्विविधा, ठीक है ना, द्विविधा। अच्छा, मिठाई की दुकान, क्या लिखा रहता है ऊपर, लिखो, और जो मैंने लिखा उससे मिला लो, गलत लिखा है तो सही कर लेना और दिमाग में बैठा लेना। एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, चार दीवारी होता है, वो ध्यान रखना, चार दीवारी नहीं, मिष्ट प्लस अन्न, मीठा अन्न, मिष्ट से टूटेगा यहां पर, है ना,
मिष्ट प्लस अन्न, दीर्घ संधि है। अपन बोलते हैं मिष्टभाषी, मृदुभाषी, मिष्ट मीठा बोलने वाला मिष्ट होता है ना, मिष्ट। एक होता है आपका स्तन्यपान, ठीक है। जब पान जुड़ रहा है ना तो स्तन्य आएगा ही आएगा, स्तन्यपान। योद्धा शब्द में एक मात्रा आएगी, ध्यान रखना, युद्ध, योद्धा, ठीक है। आइए, अतिथि में दोनों मात्राएं छोटी आएगी, ती और थी के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आह्वान में है हलंत रहता है, आह्वान में है हलंत रहता है आपका। आहलाद में मैंने बताया तो शब्द शुद्धि में एक शब्द बताऊंगा आहलाद, वहां पर अर्थ आपको ध्यान में नहीं आएगा। आहलाद में भी है हलंत रहता है और उसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ भी हर्ष से संबंधित होता है, हर्ष, सुख। आहलाद का विलोम बताया था अगर आपने याद किया तो विषाद, है ना। चलिए, बाकी तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चिन्ह कैसे लिखना है ये मैंने आपको बताया। ये देखो, ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें तो कौन सा छोटा कौन सा मतलब हलंत वाला कौन सा बिना हलंत वाला कुछ पता नहीं चल रहा अपन को। यहां पर है में हलंतर न पूरा है ना, ये ध्यान रखना, है में हलंत और न पूरा है आपका। चिहन, ठीक। बाकी शब्द और भी कई सारे मिल जाएंगे आपको, पर जहां मैं आपको ध्यान, अच्छा एक शब्द और मैं आपको लिखना क्या उसको याद ही करवा देता हूं आपको। संगठन लिखो आप, कैसे लिखा होगा आपने, देखो एक होता है आपका गठन और एक होता है आपका घटन। इस चीज को ध्यान रखो, आप रख लेंगे ध्यान, ठीक है। एक होता है गठन और एक होता है, एक चीज तो ये ध्यान रख लो। अब इसके आगे समी जोड़ना है आपको, है ना, तो ये ऊपर बिंदी आ जाएगी, तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है। अब बाकी इन दोनों की सिचुएशन बदल दोगे ना तो गलत है, ये गलत है अब आपका, सॉरी, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है ना, ये दोनों ही चीज गलत है। तो याद रखने का एक तरीका तो मैंने ये बताया, गठन वो वाला है पता है आपको, ये भाई ये नीचे वाला नहीं पता तो ये तो पता है ही है ना, ठीक है। अर्थ दोनों का समान ही है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है इनके में, संगठन में। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, अल्प प्राण और महाप्राण वाली, 1 2 3 4 5 अल्प प्राण की बात बताई थी मैंने आपको, और महाप्राण वाली बात बताई थी आपको 2 और 4 वाले। तो इस बेसिस पे भी ट्रिक बता रहा हूं आपको, चीजों को याद रखने वाला। कभी मुझे भी दिक्कत रही होगी तो मैंने भी यही टेक्निक अपनाई, भाई तो छोटे टुकड़े कर लो, अदरवाइज वो देखो यहां पर गए अल्प प्राण वाला जा रहा है तो उसके बाद में महाप्राण वाला आएगा, दोनों अल्प प्राण या दोनों महाप्राण एक साथ नहीं इस शब्द में। ये महाप्राण, ये अल्प प्राण वाला आ रहा है तो इधर महाप्राण वाला, और यहां पर महाप्राण गड़गड़ी चौथा महाप्राण वाला जाएगा ना, तो फिर यहां पर अल्प प्राण वाला जाएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको समझ में आएगी ये चीज, ये लिखूं, अरे भाई ये है क ख ग घ न च छ, इसकी तो जरूरत नहीं है। फिर अपन हमारे पास आता है ट ठ ड ढ और न। तो अल्प प्राण का मतलब पहला तीसरा और पांचवा, तो देखो यहां पर तीसरा अल्प प्राण है, तो ये वाला जो आ रहा है ना, ये कौन सा जाएगा अब आपका महाप्राण, दूसरा महाप्राण में एक नहीं है, और यहां पर ये महाप्राण आ गया है, ये देखो चौथा महाप्राण है, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा अल्प प्राण वाला आ जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इस पर्टिकुलर शब्द के अंदर खूब बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, गलती करते हैं, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, या इसको याद रख लो। इससे पहले सम यहां पर जोड़ा गया है, संधि में अपन ने इन शब्दों को बनाया है, ठीक है ना।
अर्थ दोनों का समान ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक बात है ना। जिस तरह से आप पहले पढ़ते थे, याद रखते थे, कुछ इफेक्टिव है क्या आपके लिए शब्द शुद्धि का? हाँ यार, इस तरह से भी शब्द शुद्धि को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। चलिए और देखें कुछ शब्द। चलिए, त्योहार कैसे लिखा जाता है? लिखो। क्या ऐसा लिखेंगे, क्या ऐसा लिखेंगे, या ऐसा लिखेंगे? बिल्कुल नीचे वाला सही है यहां पर, है ना। ये वाला सही है, बाकी गलत है। कृपया कैसे लिखते हैं, मालूम है आपको? पर आधा मत कर देना यहां पर, है ना। वह नहीं है, कृपया वह पूरा आएगा यहाँ पर। अच्छा, दिन और रात, देखो रात्रि शब्द आपको मालूम है ना, इस तरह से लिखा जाता है, रात्रि में बड़ी मात्रा नहीं होती। और दिवा प्लस रात्रि अगर मैं करूं तो शब्द क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? दिवारात्र। क्या शब्द बनेगा? दिवारात्र। क्या बनेगा? दिवा रात्र। ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा, संग्रह शब्द लिखो आप। संग्रह, संग्रह। संग्रह शब्द लिखो, अनुग्रह लिखो, संग्रहित लिखो, अनुग्रहित लिखो, जागृत लिखो, जागृति लिखो। बोलो कौन कौन से शब्द लिखवाए मैंने? देखो, संग्रह ऐसा ही किया है, कोई और दूसरा रह नहीं लगाना, वो नीचे वाला गोल वाला नहीं लगेगा। अगला क्या था? अनुग्रह, अनुग्रह में भी यही आएगा। और जागृति, पहले एक जागृत शब्द भी है। ठीक है, अब देखो इसी संग्रह से क्या बना आपका? संग्रही। तो क्या बन जाएगा आपका? अब नीचे वाला ये आ जाएगा और ही बड़ी आएगी, ये बनेगा आपका संग्रही। यहां पर री आ जाएगा। अनुग्रह से भी क्या हो जाएगा? अनुग्रहित, है ना, बड़ा ही त। और जागृति, ऐसी सिचुएशन में यहां पर भी नीचे रा आ जाएगा और ती छोटी आ जाएगी जागृति में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या नाम आपका? हाँ सचिन जी, मैंने चीज बताई थी, शब्द शुद्धि में बाकी चीजों में शब्दों को आप ओवरराइट मत करो। गलत लिख दिया ना, उसको बस गोला कर लो और क्रॉस लगा लो, ताकि हमें ये ध्यान में रहेगा हमने क्या गलत किया है ना। और उसके आगे उसका सही लिखो, इससे अपना रिजल्ट बहुत इफेक्टिव रहेगा। दीप्ति जी आपको भी यही करना चाहिए, है ना। गलत लिखा उसको गोला, आपकी कॉपी आप ही की में पड़ा रहेगा। हमें कभी कभी देखेंगे ना, या आप अपने बच्चों को या किसी को बताएंगे तो हंसी भी आएगी कि हम क्या असली मिस्टेक किया करते थे, है ना। और हाँ, वो मिस्टेक नहीं होगी, बार बार हम रिपीट करेंगे तो। और ओवरराइट करने पर हम कंफ्यूज होते हैं फिर। ठीक है, मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बताया, बाकी चॉइस आपकी है ना। मन की प्रसन्नता बड़ी है, अब अगर आपको ऐसा करने में ठीक लगता है तो अच्छा है। जब कभी मैं पढ़ता था या सीखता था ना, तो मैं इस तरह की सफेद कॉपियां नहीं बनाता था, मैं लिखता था रफ कॉपी। और हिंदी में मैं 2-2 3-3 कॉपियां भर लेता था, रफ कॉपी भी, वो जो 50 रुपए वाली मोटी आती थी ना, वो भी। जहां आवश्यकता लगती थी एक पेज पे 5 शब्द 10 शब्द लिखकर भी फ्री, मोटे मोटे, आनंद आता था उसमें। ये डर नहीं रहता था कि अब ये एक कॉपी इतनी सी की 50 रुपए की होंगी, और वो 50 रुपए इसकी डबल या ट्रिपल मिल जाती थी। तो लिखने भरने का भी आनंद था, पेज खराब करने का भी डर नहीं था,
है ना। एक शब्द को 2-2 4-4 बार भी लिख लिया है, उसके नियर अबाउट जो शब्द ध्यान में आ रहा है उसको भी टीका लिया अगल बगल में। क्योंकि भाषा ऐसी चीज है, भाषा को आप नोट्स के रूप में मत पिरो। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय यहाँ तक सीमित रहो, या कुछ और चीजें हैं उनको आप थोड़ा सा रूल्स वगैरह ध्यान में रख लो, बाकी फिर अथाह है, याद करो याद करो, देखो उनको कलेक्टिव फॉर्म में। अब जैसे इन चीजों को आप शब्द शुद्धि में देखेंगे तो अलग अलग जगह पढ़े मिलेंगे, मैंने आपको एक जगह कंपाइल करवाया है ना। इसकी शुद्धि को किस तरह से ठीक रखना है, आपको शुद्ध रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरे भी शब्दों पे कभी कभार ओवर राइट हो जाते हैं, इनको आप अन्यथा मत ले जाना। वो जो एक मैंने ग्रुप में डाला था PW लॉ वाला पे भी पढ़ाया करती थी शिवानी सोलंकी, तो जब मैं उसको पढ़ाता था अभी क्लास में, तो जब क्लास ओवर हुई तो लास्ट में प्रसन्न थी काफी वो, और उसका एक कमेंट था, उन्होंने स्पेशली सुझाव दिया, क्योंकि वो भी एक टीचर भी थी एक तरीके से, तो हालांकि इंप्रूव तो नहीं हो पाई मेरी वो चीज, पर उसका ये चीज है सर, बाकी सारी चीजें ठीक है, लिखने का आपका शब्दों का और बड़ा पोल जोल रहता है ना। तो फिर भी मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ अच्छा लिखने का, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, धीरे धीरे तो समझ में आ जाती है, शुरुआत में नहीं आती, फिर तो हैबिट हो जाती है कि गुरुजी ऐसे लिखते हैं, है ना। फिर तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हैं, मेरी हैंड राइटिंग के संदर्भ में तो आप एक्सपर्ट हैं ही हैं। ओल्ड अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से बात करूं तो 45 में आप कवर हो ही रहे हैं, है ना। तो मेरे लिए आप विशेषज्ञ का काम करेंगे। और ये तो एक बार मैं कहीं पेपर बनाकर देकर आया था एक इंस्टीट्यूट पे, पढ़ाया भी था वहां पर, तो बाद में कोई स्टूडेंट थी वो जानती थी, तो मेरे से पढ़ी हुई थी, तो उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तो वहां पर वो पेपर थमा दिया, हैंड रिटन वाला है, उसका मेरे पास में मैसेज आया, बोले सर ये पेपर आप ही का दिया हुआ है क्या? हाँ मेरा ही है। तो वाले यहाँ पढ़ा कर गए हैं आप? उनका हाँ पढ़ा कर गए, तो पहचान में आ जाती है वो चीजें। पर बाकी हस्तलेखन भी एक कला है, ये होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, ये कॉन्फिडेंस देती है आपकी लाइफ में, अनुशासन लेकर आती है ना, गंभीरता लेकर आती है। कई बार कई लोगों को आपने देखा होगा, वो आपसे केवल लेखन करवाते हैं और उसी से आपका लाइफ के बारे में कुछ वो कमेंट करते हैं कि आपका क्या है भविष्य, या कई लोग बताते हैं आपको क्या कई बार वो लिखते हैं, आपको फ्रीली लिखने के लिए दे देते हैं, थॉट और हैंड राइटिंग दोनों चीजें देखी जाती है। कोई भी एक टॉपिक दे दिया या एक पिक्चर दे दी, उसके बेसिस पे आपको लिखना है, तो दोनों चीजें निकल कर आ जाती है। अब हमारे लिए तो यही कहते हैं बोले आपकी हैंड राइटिंग और विचार, इन दोनों का तारतम्य नहीं बैठता है, आपकी सोचने की, बोलने की और समझने की स्पीड ज्यादा है, लिखने की कम रहेगी। ऑब्वियसली अब उसके हिसाब से लिखेंगे तो अपन टाइपराइटर से तो कर नहीं रहे ना, अब दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा है, तब तो बैठ जाए, तो अब स्लो हुआ नहीं जाता, तो ये चीज है। चलिए फिलहाल हमें ज्ञान से मतलब हमारा ज्ञान ठीक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और शब्द ले लीजिए यार, बाकी तो मोस्टली मैंने लगभग साहब आपको आइडिया दे दिया कि तरह से चीजों को आपको और ध्यान में रखना है। अच्छा बिंदियों वालों का जरूर ध्यान में रखना, आपको अनुस्वार वाले या पंचमाक्षर वाले आते हैं ना, उसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कई बार आते हैं, जैसे अब मैंने बताया होगा, जैसे मैं ऊंट लिखता हूं तो ऊंट तो ऐसे लिखेंगे अपन, अब यहाँ पर ये आपका क्या आ रहा है, चंद्र बिंदु जो अपन बोलते हैं अनुनासिक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कई बार जैसे मात्रा वाली शब्द आती है, जैसे मैंने लिखा एक, एकता, एक के, इसी प्रकार एक शब्द आएगा आपका ऐठन। तो अब एक्चुअल में यहां पर जो ऐठन है ना, यहां पर है तो यही अनुस्वारी, लेकिन जब मात्रा होती है ना, यहाँ पर ऊपर वाली जो मात्रा लगी हुई होती है ना, तब चंद्र बिंदु नहीं आती, तब वो फिर अनुस्वार में बदल जाती है, ठीक है ना। जो ऊपर मात्रा लगी हुई होती है ना, तब फिर वो मात्रा, अब देखो ये बड़ा भद्दा सा लग रहा है, यहाँ पर उच्चारण वैसे ही होना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको केवल अनुस्वार के रूप में ही आप देखेंगे और समझेंगे, है ना। तो इस तरह से नहीं करते हैं, जब ऊपर कोई मात्रा आती है तो पूरा चाले कर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो देखो इससे संबंधित कुछ एक शब्द में अगर आप देखूं तो आप कर सकते हैं, देखना एक शब्द लिखता हूं मैं आपको, है ना, उच्चारण कर रहा हूं मैं वांगमय, क्या वांगमय, उच्चारण किया,
हिंदी में जैसा उच्चारित किया जाता है वैसा लिखा जाता है, देखते हैं। ये हो गया वा, यंग, ये ग, ये मैं और ये वांग में। क्या ये सही है क्या? ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमने व्यंजन संधि भी पढ़ी है। क्या पढ़ी है भैया? वाक प्लस मय नियम नंबर 2, क अपने पंचम में बदलेगा, वो पंचम क्या होगा? ये होगा, और इसका भी उच्चारण वांग में ये होता है, तो फिर यही करेंगे हम। वो क्यों करेंगे? हम तो सर आपसे पढ़े हुए हैं, हम तो ये करेंगे, है ना? समझ में बात? ये शब्द क्या है आपका? गलत है, रखना ये सही है आपका। समझ में? ठीक है। अनुस्वार वाले कुछ शब्द देख लीजिए। इन्होंने, देखो ये करेंगे नहीं, इन्होंने, इसमें अनुस्वार आता है। कई बार आप देखते होंगे नहीं, व्यक्ति ऐसा ही लिखकर छोड़ देता है, जबकि यहां पर बिंदी आती है। इन्होंने यहां पर आएगी हो पे, ने पे नहीं आएगी। करेंगे रे पे आएगी, ठीक है ना? हाँ, देखो एक में ये है और एक में ये है। इस में का मतलब तो आई है, और इस में का मतलब इन, है ना? ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है आपका, ठीक है। चलिए और देखते हैं पर कौन से वाले पे। हाँ हाँ, दोनों में आती है, दोनों में आती है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी। और रेप संबंधी यहां से भी खूब सारे प्रश्न आते हैं, रेप से संबंधित भी, तो अनुसार वालों को ध्यान रखेंगे। अब देखो रेफ, रेफ का मैंने आपको सिखाया है। रेफ का मतलब क्या? तो ऊपर रह लगता है वो, ठीक है ना? इसके लिए मैंने नियम बताया था आपको। क्या बताया था? दो जगह स्वर आएंगे आपके पास। ये स्वर जिसमें मिला हुआ है ना, तो बाद में जाकर बैठेगा तो स्वर युक्त के ऊपर, और जब यहां से उठकर वापस आएगा ना, तो इससे पहले वाले पे, जहां ये आ रहा है ना, उससे पहले में भी स्वर होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा आशीर्वाद, इसका मतलब ये शब्द जो आ रहा है ना, ये रेफ यहां पर आ रहा है। ये जो यहां पर आ रहा है, इसका मतलब देखो इससे पहले वाले में स्वर मिला हुआ है, और इसके बाद वाले में भी स्वर मिला हुआ है, इसलिए बाद वाले के ऊपर तो जाकर बैठ जाता है फिर। और जब इसको उतारते हैं तो दोनों के, हाँ, मध्य का मतलब कहां पर? तो जहां लग रहा है ना, इससे पहले भी स्वर होना चाहिए। जैसे एक शब्द लिया था मैंने आपका वर्त से, अब यहां पर देखो ये के ऊपर बैठा हुआ है ना, अब इसको उतार कर लाऊंगा तो कहां पर आएगा? तो ये तो आपस में चिपके हुए हैं, तो ये तो इसको अंदर घुसने ही नहीं देंगे। तो फिर ठीक व के बाद भी, क्योंकि यहां पर स्वर मिला हुआ है, इसके ठीक बाद में आएगा। तो अगर इस र को तोड़ूंगा तो ये व र आधा त और ये स तो अपनी जगह है ये, और इस तरह से वर्त से, ठीक है। ये रेफ वाली चीजें, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? जैसे मुहर्रम, मुहर्रम कैसे लिखा जाएगा? है ना? मैं के ऊपर क्यों आएगा यार? मुहर मुहर्रम, रम देखो, रम रम, रे तो पूरा बोला जा रहा है, रे, ये रे पूरा बोला जा रहा है, मुहर ये रे आधा बोला जा रहा है। हाँ, तो ये है के बाद में आ रहा है, तो इस पे आएगा मुहर्रम, ठीक है। जैसे मर्म, कर्म, क्रम, है ना? क्रमी, कृषि, ये री वाली सिचुएशन आ रही है आपकी, ठीक है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है।
चलिए, लगभग से तो आपको बाकी और चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, जैसे ज्योत्सना शब्द है, इसको कैसे लिखेंगे आप? हाँ हाँ, आता है, ये शब्द भी बहुत अच्छा शब्द है, ज्योत्सना भी। हाँ, ज्योत्सना, हाँ, इस शब्द को भी आपको ध्यान में रखना है, ज्योत्सना को, है ना। ठीक है, और देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। 10 एक मिनट की क्लास और रहेगी, इसमें कुछ और अच्छे वाले शब्द मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखो, संधि वाले शब्दों में तो आप गलती मत कर देना, खूब बार आता है एक शब्द आपका, जैसे कि उपरोक्त मत कर देना आप, गलत है ना ये शब्द तो, है ना। क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये शब्द बना आपका ऊपरी प्लस उक्त से, ठीक है ना, यहाँ संधि हो रही है, तो इनको बिल्कुल गलत मत कर देना आप, ठीक है। अच्छा, एक अतिशयोक्ति शब्द भी आता है, वो शब्द बताया क्या मैंने आपको? हाँ, अतिशयोक्ति, ध्यान रखना, यहाँ पर गुण संधि हो रही है, अतिशय प्लस उक्ति, आधा से मत कर देना यहाँ पर, ध्यान रखना, अतिशयोक्ति, है ना, अतिशय प्लस उक्ति। अब ये अत्युक्ति, पुनरुक्ति, ये तो कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना। निरोग में क्या? निरोग मात्रा बड़ी, है ना, निरोग में मात्रा बड़ी आएगी आपकी, ये आपको ध्यान में रखना है, निरोग में। बिल्कुल गलत लिखते हैं, छोटी केवल यहां तक ही सीमित है ना, बाकी निरोग लिखेंगे तो ठीक है। नी, ये विसर्ग संधि में जा रहा है आपका, नी प्लस रोग, निरोग, ठीक है। अब आगे बढ़िए आप, जैसे सदुपदेश होता है या सदुपदेश होता है? सदुपदेश, क्यों? क्योंकि सत का सद होता है और उपदेश में उ जुड़ेगा, तो सदुपदेश होगा ये, ना, क्या हो जाएगा? सदुपदेश, सदुपदेश। देखो, उच्छिष्ट इस तरह से लिखा जाएगा, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा? बहुत अच्छा शब्द है, उच्छिष्ट। अभी आप देखो, इसको तोड़ेंगे तो किस तरह से हो जाएगा आपका? शिष्ट, शिष्टाचार वाला शिष्ट, उसी से आपका उच्छिष्ट बना है ना। ठीक है, नवरात्र आपको पता है ही है, नवरात्रि मत कर देना, ध्यान रखना, नवरात्रा भी नहीं, शब्द होता है नवरात्र, ठीक है। अगर इसको देखेंगे आप, नव प्लस रात्रि, अब नवरात्रा भी नहीं होगा, बाकी और कुछ मत कर देना, नव प्लस रात्रि क्या होगा? नवरात्र, है ना, जुड़ेंगे तो नवरात्र, ये आपको ध्यान में रखना। बाकी तो इसीलिए आपको समझ में आ जाएंगे। एक अहोरात्रि, ये भी नहीं होता, अहोरात्र होता है, ध्यान रखना, अहोरात्रि मत कर देना, अहोरात्र होगा, अहोरात्रि मत कर देना, अहोरात्र होगा, ठीक है। बाकी औरों में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रहेगी आपको, जैसे ये व्यवहारिक, प्रामाणिक, देखो प्रामाणिक या प्रामाणिक, हाँ भाई, एक तो प्रामाणिक और एक होता है प्रामाणिक, तो ये शब्द बनता है आपका प्रमाण, इसमें क्या जुड़ रहा है आपका? एक जुड़ रहा है ना, तो ये शब्द होगा, ये गलत है आपका, है ना, ये सही होगा आपका। तो इस तरह से प्रत्यय वाले शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। एक शब्द होता है आपका, इसको बताओ, निरपराध,
क्या शब्द होगा? निरपराध। निरपराधी मत कर देना, निरपराध होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एक शब्द लब्ध प्रतिष्ठ, ये भी अच्छा शब्द है। हाँ, लब्ध नहीं, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित मत कर देना। अब इसके साथ लब्ध जुड़ा हुआ है ना, तो प्रतिष्ठित मत कर देना, यही इस शब्द की खूबसूरती है, इसलिए शब्द को नोट करवाया, लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठा, ठीक है। तो ये कई सारे अच्छे शब्द हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ लिंग संबंधी शब्द हैं, इनको थोड़े से कुछ ये भी देख लो। जैसे कवयित्री कैसे लिखेंगे आप? अब इन शब्दों को बोलने का प्रयास ऐसे ही करना है आपको। कवयित्री, कवयित्री। अब ऐसे मत कहना सर हम कवि तो इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, कवि में यह शब्द जोड़ूंगा तो क्या बनेगा आपका? काव्य, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका कवयित्री। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। हथीनी, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक होता सरोजिनी, जिस तरह से कुमुदिनी था ना, वैसे ही सरोजिनी, जनी मत कर देना, सरोजिनी, ये भी एक शब्द होता है। एक शब्द होता है आपका साम्राज्य, होता है या क्या होता है? देखो साम्राज्य होता है, देखो ठीक है। साम्राज्य, किसका साम्राज्य? सम्राट का, सम्राट का। और इसकी रानी को क्या बोलेंगे, इसकी पत्नी को क्या बोलेंगे? नहीं, सम्राज्ञी, ठीक है ना। साम्राज्ञी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सम्राज्ञी। अच्छा शब्द ध्यान रखना, है ना, सम्राज्ञी। सम्राट, साम्राज्ञी, सम्राज्ञी, ठीक है। अब देखो परीक्षा शब्द लिखते हैं अपन। लिखा परीक्षा, ठीक है। परीक्षार्थी, दीर्घ संधि के साथ में क्या हो जाएगा? है ना, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी। अब मैं बात करता हूं परीक्षार्थियों, तो क्या हो जाएगा? कहां पर? हाँ, परीक्षार्थियों, और यहां पर बिंदी भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसी प्रकार विद्यार्थी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार विद्यार्थी हो जाएगा। अच्छा, मैं विद्यार्थी के साथ में अगर वर्ग लगाऊं या गण लगाऊं तो भी मात्रा छोटी रहेगी, है ना। ठीक है, गण लगाऊं या वर्ग लगाऊं तो भी आपकी मात्रा छोटी हो जाएगी यहां पर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ये शब्द सही है क्या? खूब बार कर, हालांकि मैंने जिक्र तो किया है। दरअसल में क्या सही है क्या ये?
क्या गलती है? हाँ, ध्यान रखना ये गलत है। इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो लिखा जा सकता है इसको दरअसल या फिर असल, ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दरअसल में ये गलत है। जैसे एक शब्द आता है आपका बेफजूल, क्या कहना है इसके बारे में आपको? और कुछ? फजूल का मतलब ही फालतू होता है, तो बे क्यों लगाएं हम? समझना, जैसे जैसे मैं कहता हूं, मैं आपसे सविनय ये सहित कहता हूं, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? वाक्य के अंदर भी आती है सारी सारी चीजें एरर। अब देखो यहां पर बेफजूल, तो फजूल का जो अर्थ है ना वही क्लियर कर रहा ना, तो फिर बे क्यों उपसर्ग लगाएं मेरा मतलब में? जैसे सविनय सहित, तो ये सहित का अर्थ तो ये सही दे रहा है ना, तो सविनय कहता हूं या विनय सहित कहता हूं या विनय पूर्वक कहता हूं, ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। उसी प्रकार यहां पर बे नहीं आएगा, तो या तो फजूल करिए आप इसको, है ना, फजूल होगा, फिर ये नहीं होगा बे, ये फजूल ही रहेगा, ठीक है, फजूल फजूल। है ना, कई जगह आपने देखा होगा सविनय पूर्वक, ये गलत है। ये या तो विनय पूर्वक करो या सविनय रखो, है ना, ये भी गलत है आपका। या तो विनय पूर्वक, है ना, या सविनय। हो जाएगा विनय पूर्वक या सविनय। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, इस तरह से कई सारे शब्द हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। होप सो आपको कई सारी चीजें समझ में आई होगी और आपने एक अलग तरीके से भी शब्द शुद्धि को देखा होगा, जाना होगा, ठीक है ना। हम चाहें तो देखो वाक्य शुद्धि में कुछ नहीं होगा, मैं केवल केवल अभ्यास ही करवाऊंगा आपको। आप चाहें तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। जो चीजें मैंने अभी बता दी, देखो वाक्य शुद्धि में ये चीजें दे दी जा सकती है, तो वही चीज है। तो नेक्स्ट सैटरडे या संडे विचार करते हैं इस विषय में, समय मिल पाया तो डेफिनेटली मैं ले लूंगा, अदरवाइज नमस्ते मानना, है ना। और मैंने काफी मेहनत करी है, हालांकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, फिर भी मैंने प्रयास किया आप लोगों को सिखाने का, समझाने का। होप सो आपने हिंदी की क्लासेज बहुत आनंद पूर्वक और बड़ी तल्लीनता से, लग्न के साथ में और एक उत्साह के साथ में सीखी होगी। और मैं आपकी अपेक्षाओं पर कुछ हद तक खराबी उतरा हूंगा, और आपने हिंदी सीखी होगी, जानी होगी, समझी होगी, कुछ तो आपको परिवर्तन महसूस हुआ होगा। हाँ, हमने इस तरह से हिंदी पढ़ी है, तो आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में और आपके विश्वास में, आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में भी परिवर्तन आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। बाकी अगर आपके कोई सुझाव है मेरे लिए तो स्वागत है। 2 मिनट आपके सुझाव भी ले लेते हैं हिंदी को लेकर, या आपने क्या अनुभव किया हिंदी को पढ़कर, तो वो भी। कहीं ना कहीं आपको इससे शब्द भंडार में हेल्प मिलेगी आपको। और अब यूं डर नहीं लगता होगा शब्दों से। हाँ जी, निवेदिता जी, है ना, निवेदिता, क्या नाम है आपका? निवेदिता, है ना, भगिनी निवेदिता। तो समझ में आया आपको? हाँ सर। जॉब लग जाए और मौका मिल जाए, साल का बैच। अच्छा, अच्छा लगा मुझे।
ठीक है। ऐसे करके मेरे पास हमेशा ऐसा रहता है कि उन पे पढ़ो, काम निकालो, ये रहता है। काफी मजा आया इसमें। तो मैं बोला कि मुझे सब पकड़ना, तोड़ना, जोड़ना, कैसे जुड़ेगा, कैसे करेगा, वो मतलब ये मजा आप औरों को भी बांटना, जो भी आपके नियर डियर हैं, खासतौर पर एक लक्ष्य लेकर चलना परिवार में। सऊदी है, वो पहले तो आती थी, उनके आपको यार ऐसा लगता है कि 5 मिनट कभी सुनादू है, तो बहुत अच्छा लगता क्या नाम है आपका? है। अनवर। अभी नए आए हैं आप या पहले भी लिए हैं आपने? अच्छा अच्छा अच्छा।